Okay, students, so let us look at this question. Let f of x is equal to x upon 2x minus 1, g of x is equal to x upon x minus 1. Then the domain of the function h of x is equal to f of g of x plus g of f of x is all real numbers except. तो बेसिकली हमें बताना है कि x कौन सी वैल्यूज नहीं ले सकता है, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, f ऑफ g ऑफ x तो हम निकाल सकते हैं. g ऑफ x की जगह मैंने पुट कर दिया x अपॉन x माइनस वन. सो विल गेट f ऑफ x अपॉन x माइनस वन. ठीक है, ये हो गया हमारा f ऑफ g ऑफ x. नाउ व्हाट विल बी g ऑफ f ऑफ x? सो दैट वुड बी g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू है x अपॉन 2x माइनस वन. सो x अपॉन 2x माइनस वन, ये हमारा फंक्शन है h ऑफ x. और हमें बताना है कि x कौन सी वैल्यूज नहीं ले सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो f ऑफ x, लेकिन मुझे निकालना क्या है? आई हैव टू कैलकुलेट f ऑफ x अपॉन x माइनस वन. हाँ, तो अब जहां जहां x है ना, जहां जहां x है उसकी जगह आई विल पुट x अपॉन x माइनस वन. तो आई कैन से f ऑफ x अपॉन x माइनस वन विल नाउ बी, यहाँ x की जगह मैं पुट कर दूंगा x अपॉन x माइनस वन. सो x अपॉन x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x अपॉन x माइनस वन माइनस वन. ये आ गया हमारा f ऑफ x अपॉन x माइनस वन. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट g ऑफ x अपॉन 2x माइनस वन. देखिए, हमें g ऑफ x की वैल्यू पता है, तो अब जहां जहां x है उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा x अपॉन 2x माइनस वन. आई विल रिप्लेस x बाय x अपॉन 2x माइनस वन. सो इन द न्यूमरेटर वी विल हैव स्टूडेंट्स x अपॉन 2x माइनस वन. डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 2x माइनस वन माइनस ऑफ वन. आई होप सबको यहां तक क्लियर है. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज h ऑफ x. ठीक है, अब इसको एक बारी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं. देखिए, ऊपर भी डिनोमिनेटर में x माइनस वन है, नीचे भी डिनोमिनेटर में x माइनस वन हो जाएगा इफ आई टेक एलसीएम. ठीक है, तो मैंने ऊपर और नीचे x माइनस वन कैंसिल कर देना है. सो दिस टर्म स्टूडेंट्स विल नाउ बिकम x, क्योंकि मैं x माइनस वन ऊपर और नीचे कैंसिल कर दूंगा. तो नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास नीचे आ जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस वन. Similarly, if you look at the term on the right hand side, ऊपर भी डिनोमिनेटर में 2x माइनस वन है, नीचे भी डिनोमिनेटर में 2x माइनस वन है. तो 2x माइनस वन 2x माइनस वन मैं कैंसिल कर दूंगा. सो आई विल बी लेफ्ट विद x, और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 2x प्लस वन. ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो विल गेट x अपॉन x प्लस वन प्लस x अपॉन आई कैन से वन माइनस एक्स. तो यार आप देखिए, ये हमारी h ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी. इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. आई कैन से वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स. स्टूडेंट्स है ना, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स. वी नो एलसीएम विल बी वन माइनस एक्स स्क्वायर. वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, एलसीएम विल बी वन माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स इंटू वन माइनस एक्स, एक्स इंटू वन माइनस एक्स विल बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन. फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड. तो हमारे पास आप देखें h ऑफ x की जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखिए, मुझे यहां बताना है कि x कौन कौन सी वैल्यूज नहीं ले सकता है. अब आप सबको पता है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. सो डिनोमिनेटर हियर इज वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट कैनॉट बी जीरो, राइट? ये जीरो नहीं हो सकता है. अब देखिए, जब ये जीरो होगा, है ना, तो x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी? एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन. दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन. तो मतलब जब x प्लस वन है या x माइनस वन है, उस केस में मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. सो दैट मीन्स x कैनॉट बी वन और माइनस वन. अब अगर आप ऑप्शंस देखें, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां माइनस वन आ रहा है. सो ऑप्शन फोर हैज टू बी द करेक्ट आंसर. लेकिन थोड़ा मैं आपको और इसके बारे में बता देता हूं कि देखिए, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई कि वन भी नहीं हो सकता, माइनस वन भी नहीं हो सकता. फोर्थ ऑप्शन में वन भी गिवन है, माइनस वन भी गिवन है, और वन बाई टू भी गिवन है. देखिए, वन बाई टू क्यों नहीं पॉसिबल है? नाउ इफ यू लुक एट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसके डिनोमिनेटर में आ रहा है टू एक्स माइनस वन.
तो अभी हमने डिस्कस किया डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर 2x-1 स्टूडेंट्स जीरो के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2, है ना, और डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है x की वैल्यू 1/2 भी नहीं हो सकती है। तो 1/2 भी पॉसिबल नहीं है, 1 भी पॉसिबल नहीं है, -1 भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, students, so here the question is A, B, C are three distinct natural numbers. Very important, they are different and they are natural numbers. Such that 3 times AC is equal to 8 times A plus B, then the smallest possible value of 3A plus 2B plus C. ये सम हमें मिनिमम चाहिए। अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज 3 into something, है ना। तो मतलब ये जो मेरा नंबर है 8 टाइम्स A प्लस बी, इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 into anything विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मतलब 8 into A प्लस बी, ये भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखे 8 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, दैट मीन्स A प्लस बी हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। वेरी इंपॉर्टेंट, A प्लस बी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब क्योंकि यार मुझे मिनिमम सम चाहिए, तो मैं A और B की वैल्यूज छोटी से छोटी रखूंगा। तो अब A प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 3 तो होगा ही होगा, तो A प्लस बी की वैल्यू मिनिमम विल बी 3, क्योंकि मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए। अब क्योंकि डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, तो अब एक केस बन जाएगा जब मैं A को 1 ले लेता हूं और B को 2 ले लेता हूं, एंड आई टेक अनदर केस वेयर A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 1। तो ये दो केसेस मुझे चेक कर लेने चाहिए। अब देखिए, अगर मैं A को 1 और B को 2 पुट करता हूं, तो मेरे पास 3AC की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3AC स्टूडेंट्स विल बिकम 3 into 1 into C, so I'll get 3C। 3C will be students 8 into 3, 8 into 3 will be 24। तो आप देखिए C की वैल्यू यहां से 8 आ गई। और अगर मैं ये वाला केस सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 3 into 2 into C, that means 6C। 3 into 2 into C, 6C। 6C is also 8 into 3, which is 24, and now I am getting C is equal to 4। अब देख लेते हैं मिनिमम सम कहां पर आ रहा है, 3A plus 2B plus C। तो 3 times 1, okay, 3 times 1 plus 2 times 2 and plus C। So students, in this case, we are getting 3 plus 4 plus 8, which is 15। और अगर मैं ये वाला केस कैलकुलेट करता हूं, सो 3 टाइम्स से दैट मीन्स 3 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 4। And students, this comes out to be 6 plus 2 plus 4, which is 12। So smallest possible value will be 12। 12 is the correct answer। I hope ये question आप सबको clear है। Okay, students, so let us look at this question. The number of divisors of 2 power 6 into 3 power 5 into 5 cube into 7 square, which are of the form 3r plus 1, where r is a non-negative integer is। देखो, पहले एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में करके दी हुई है। तो कुछ पार्ट तो इन्होंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिए। अब पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ फैक्टर निकालते कैसे है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन बेटर समझ में आएगा। देखिए, 2 पावर 6 के अपने फैक्टर्स हैं कुछ, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड सो ऑन टिल 2 पावर 6। ऐसे ही 3 पावर 5 के अपने फैक्टर्स हैं, 3 पावर 0, 3 पावर 1 एंड सो ऑन टिल 3 पावर 5। 5 क्यूब के अपने फैक्टर्स हैं, 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। और 7 स्क्वायर के अपने फैक्टर्स हैं, 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2। पहले एक चीज समझो कि अगर हर एक कॉलम में से आप एक एक नंबर सिलेक्ट करो, पहले कॉलम से एक नंबर, दूसरे कॉलम से एक नंबर, तीसरे कॉलम से एक नंबर, चौथे कॉलम से एक नंबर, उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट विल गिव यू वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहले वाले कॉलम से आपने 2 स्क्वायर सिलेक्ट किया, दूसरे वाले कॉलम से आपने 3 पावर 1 सिलेक्ट किया, तीसरे वाले कॉलम से मान लो 5 क्यूब सिलेक्ट किया, चौथे वाले कॉलम से मान लो 7 पावर 0 सिलेक्ट किया। तो मैंने हर एक कॉलम से एक नंबर सिलेक्ट कर लिया। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है, राइट, इनका जो कॉम्बिनेशन मतलब इनका जो प्रोडक्ट है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन नंबर, राइट। ये जो मैंने नंबर निकाला है, ये एक फैक्टर है
जो हमें नंबर गिवन है उसका। तो आई होप आप सबको ये चीज पता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। देखो, आपको चाहिए जो फाइनल आपका फैक्टर है वो 3r+1 फॉर्म का होना चाहिए। फैक्टर शुड बी ऑफ द फॉर्म 3r+1। तो कहने से मतलब जो मेरा फैक्टर है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। मेरा फैक्टर अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि 3 के मल्टीपल मैं नहीं ले सकता। अब अगर मैं 3 के मल्टीपल नहीं ले सकता, दैट मीन्स फ्रॉम द सेकेंड कॉलम स्टूडेंट्स आई कैन ओनली सिलेक्ट 3 पावर 0। मैं 3 पावर 1, 3 पावर 2 एंड सो ऑन टिल 3 पावर 5 किसी को भी नहीं ले सकता। एक बार आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसा क्यों। मान लो सेकंड वाले कॉलम से आपने 3 सिलेक्ट किया, तो जब आप 3 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 3 का मल्टीपल ही आएगा ना। मान लो आपने सेकंड वाले कॉलम से 3 स्क्वायर सिलेक्ट किया, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 इंटू एनीथिंग विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। इसलिए आपको यह समझना है कि सेकंड कॉलम में से जो आप इन्हें एक नंबर सिलेक्ट करना है वो 3 पावर 0 ही होगा, और कोई नंबर नहीं हो सकता। अब देखो, अगर मैंने 3 के मल्टीपल तो हटा ही दिए, अगर 3 के मल्टीपल हटा दिए तो कौन से नंबर बचेंगे। नाउ सी, यू डिवाइड एनी नंबर बाय 3। अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ कि नंबर 3 का मल्टीपल है। अब 3 के मल्टीपल तो हमने हटा दिए, तो या तो फिर रिमाइंडर 3 के साथ 1 आएगा, या तो 3 के साथ रिमाइंडर 2 आएगा। मतलब अब जो नंबर्स बच गए हैं वो या तो 3 के साथ 1 का रिमाइंडर देंगे, मतलब दे विल बी ऑफ द फॉर्म 3k+1, और आई कैन से कि 3 के साथ 2 का रिमाइंडर देंगे, मतलब 3k+2 फॉर्म। तो अब या तो बचे हुए नंबर 3k+1 फॉर्म के या 3k+2 फॉर्म के। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं ताकि आपको आगे जाके क्वेश्चन इजीली समझ में आए। देखो, 3 के साथ 2 का रिमाइंडर, तो कहने से अगर 3 के साथ 2 का रिमाइंडर आ रहा है मतलब नेगेटिव रिमाइंडर 1 हो गया, मतलब रिमाइंडर 2 बोलो या -1 बोलो, एक ही बात है। अगर डिवाइजर 3 है, रिमाइंडर 2 है, तो हम रिमाइंडर -1 भी कह सकते हैं। तो मतलब मैं सीधा ये कह सकता हूं कि या तो मेरा नंबर 3k+1 फॉर्म का होगा या 3k-1 फॉर्म का होगा। 3k-1 बोलो या 3k+2 बोलो, एक ही बात है। 3 के मल्टीपल हमने सारे हटा दिए। तो मैं पहले ये देखूंगा कि पहले वाले कॉलम में से कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं, पहले वाले कॉलम में से कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 3k+1 फॉर्म के हैं। Now 2 पावर 0 students, 2 पावर 0 is 1 and 1 is of the form 3k+1. 2 पावर 1 is 2. 2 is of the form 3k-1, right? So 2 पावर 1 यहां आ जाए। 2 पावर 2 students is 4. It is of the form 3k+1. ऐसे स्टूडेंट्स 2 पावर 3 नीचे आ जाएगा 3k-1 फॉर्म में। We'll get 2 पावर 4 here. We'll get 2 पावर 5 here. राइट, एंड वील गेट 2 पावर 6 here. मतलब 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 4, 2 पावर 6, ये सारे 3k+1 फॉर्म के हैं। 2 पावर 1, 2 पावर 3, 2 पावर 5 ये सारे 3k-1 फॉर्म के। उम्मीद करता हूं आपको सबको यहां तक क्लियर है। अब देखो, सेकंड वाले कॉलम में से तो एक ही नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी विच इज 3 पावर 0, एंड 3 पावर 0 इज 1। इट इज ऑफ द फॉर्म 3k+1। अब स्टूडेंट्स अगर थर्ड कॉलम पे आ जाए, 5 पावर 0 इज 1। इट इज ऑफ द फॉर्म 3k+1। 5 पावर 1 स्टूडेंट्स, इट इज ऑफ द फॉर्म 3k-1। तो 5 पावर 1 नीचे आ जाएगा। 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 25, इट इज ऑफ द फॉर्म 3k+1। एंड स्टूडेंट्स 125 इज ऑफ द फॉर्म 3k-1। थर्ड वाले कॉलम के भी हमने डिवाइड कर दिए कि कौन 3k+1 फॉर्म के और कौन से 3k-1 फॉर्म के। नाउ कमिंग टू द लास्ट कॉलम स्टूडेंट्स, 7 पावर 0 1, 7 पावर 0 इज 1, 7 पावर 1 इज 7, 49, 1749। देखिए ये सारे के सारे ये तीनों नंबर्स 3k+1 फॉर्म के हैं। तो 7 पावर 0, 7 पावर 1 एंड 7 स्क्वायर। अब ध्यान से सुने, फाइनली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फैक्टर ऐसा हो जो 3 का मल्टीपल +1 फॉर्म का हो, 3r+1 फॉर्म का हो। अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इन चारों में से आप कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो। यहां से तो एक ही नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो, इन दोनों में से कोई आप एक नंबर सिलेक्ट कर लो, और इन तीनों में से आप कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लो। सी, यू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म, है ना। ये इस सेट में से इस सेट में से आप कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो। वो 3k+1 फॉर्म का है, ये भी 3k+1 फॉर्म का है,
इन दोनों में से आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लो, वो भी 3k+1 फॉर्म का है, और इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, वो भी 3k+1 फॉर्म का है। बेसिकली देखिए, हर एक नंबर 1 का रिमाइंडर दे रहा है ना। यहां से कोई भी नंबर लोगे वो भी 1 का रिमाइंडर देगा, यहां से कोई भी नंबर लोगे वो भी 1 का रिमाइंडर देगा, यहां से भी 1 का रिमाइंडर, यहां से भी 1 का रिमाइंडर। आप सबको पता है ना, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल सकते हैं हम। तो जब चारों जगह 1 का रिमाइंडर आ रहा है, सो 1 × 1 × 1 × 1, तो फाइनली मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 ही आ जाएगा। जो मेरा फैक्टर आएगा वो 1 का रिमाइंडर ही देगा, क्योंकि इंडिविजुअल रिमाइंडर हर जगह 1 1 1 1 आ रहा है। अब ये कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 4 पॉसिबिलिटीज यहां से, एक पॉसिबिलिटी यहां से, 2 यहां से, और 3 यहां से। सो 4 × 1 × 2 × 3। देखिए 24 फैक्टर्स तो यहां से आ जाएंगे जो 3r+1 फॉर्म के। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी। मान लो मैंने इस सेट में से एक नंबर लिया, ठीक है जी, मैंने इस सेट में से एक नंबर लिया। अब देखिए यहां से रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहां से रिमाइंडर -1 आ रहा है। भाई इस सेट में से आप कोई भी नंबर ले लो, वो -1 का ही रिमाइंडर देगा। इस सेट में से मैं कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लूं, वो भी -1 का रिमाइंडर देगा, है ना। तो यहां से एक नंबर तो लेना जरूरी है, यहां से भी एक नंबर लेना जरूरी है। ये भी -1 का रिमाइंडर दे रहा है, ये भी -1 का रिमाइंडर दे रहा है। अब 3 की जो कॉलम थी, जो 3 वाली कॉलम है, वहां से भी तो एक नंबर लेना है। तो वो नंबर तो सिर्फ यही वाला हो सकता है, ये तो 1 का रिमाइंडर दे रहा है। और इस कॉलम से भी एक नंबर लेना है, राइट। इस सेट में से भी एक नंबर लेना है, ये भी 1 का रिमाइंडर दे रहा है। नाउ जस्ट सी हियर, -1 इंटू -1 इंटू 1 × 1। अगर आपके दो नंबर ऐसे हैं जो -1 के रिमाइंडर दे रहे हैं, और दो नंबर ऐसे हैं जो 1 के रिमाइंडर दे रहे हैं, तो फाइनली यू विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 1, बिकॉज -1 इंटू -1 इंटू 1 × 1 will give you a remainder of 1. So there are three possibilities from this set. There are two possibilities from this set. There is one possibility here, and there are three possibilities here. And students, this will give me another 18 factors. तो टोटल कितने आ गए? 42 फैक्टर्स। ऑप्शन 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। मेरा मानना है काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए, okay students, so let us look at this question. Sum of digits of the number 625 power 65 into 128 power 36 is। देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए था कि 625 इज 5 टू द पावर समथिंग एंड 128 इज 2 टू द पावर समथिंग। नाउ 625 स्टूडेंट्स इज 5 टू द पावर 4। इस पूरे की पावर है 65, एंड 128 स्टूडेंट्स इज 2 टू द पावर 7। उस पूरे की पावर है 36। I can say this will now become 5 to the power 65 into 4 is 260. And 7 into 36 students is 210 and 42, 252. अब देखिए 5 की पावर आ रही है 260 और 2 की पावर आ रही है 252। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 5 की पावर 260 को स्प्लिट कर दूंगा 5 पावर 8 इंटू 5 पावर 252 इंटू 2 टू दी पावर 252। क्योंकि हमें पता है कि जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं वील गेट अ 10, है ना। तो जितनी 2 की पावर थी उतनी ही मैंने 5 की पावर ले ली। अब उससे क्या होगा, मैं इस नंबर को लिख सकता हूं 5 टू दी पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर 252। अब देखिए इस नंबर का मतलब क्या हुआ कि 5 टू दी पावर 8 की जो वैल्यू आएगी पहले हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद देयर विल बी 252 zeros। So now you need to calculate students 5 power 8। 5 power 8 is 625 का स्क्वायर, है ना। 625 का स्क्वायर जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए 25 तो आएगा ही आएगा, एंड अलोंग विद 5, है ना। 5 के साथ में नंबर क्या है? 62। 62 को आप 63 से मल्टीप्लाई कर दें। और 62 इंटू 63 स्टूडेंट्स अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 62 इंटू 62, 62 का स्क्वायर इज 3844, है ना। 3844, और एक 62 उसमें और ऐड कर दो, तो 3844 और 62 ऐड कर दो, सो 3906। सो दिस इज 390625। मतलब स्टूडेंट्स ये जो हमारा नंबर है दैट वुड बी 390625,
and along with it students we'll get 252 zeros as well. तो फाइनली डिजिट्स का अगर मुझे सम निकालना है तो एंड में तो 252 जीरोस है, उनकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो डिजिट्स का सम क्या होगा, जो इस नंबर के डिजिट्स का सम है वही मेरा आंसर हो जाएगा. तो अगर मैं सारे डिजिट्स ऐड करूं स्टूडेंट्स, 9 प्लस 3 इज 12 प्लस 6 इज 18 प्लस 2 इज 20 प्लस 5 25. 25 will be the correct answer. I hope this is clear to everyone. Okay, students, so let us look at this question. A loan of rupees 1000 is fully repaid by two installments of rupees 530 and rupees 594 paid at the end of first and second year respectively. Interest is compounded annually, then rate of interest in percentages. अब देखो पहले एक चीज समझो कि 530 एक साल के बाद दिया गया है, मतलब 530 में एक साल का ना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल पी है, तो एक साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट वुड बी पी इंटू 1 + r/100. हाँ, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स एक तरीके से 530 गिवन है. ठीक है, मतलब कुछ प्रिंसिपल था, उस पे जब मैंने एक साल का इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया तो उसकी वैल्यू 530 होगी. तो वो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी वो मैं कह सकता हूं ना, दैट वुड बी 530 अपॉन 1 + r/100. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स 594 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड कर रहा है, राइट. तो आई कैन से कि 594 एक तरीके से अमाउंट हो गया 2 साल बाद का. तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, आई कैन से दैट वुड बी 594 डिवाइडेड बाय 1 + r/100 का होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल है. सो दिस एड्स अप टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 1000. अब देखिए अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बेस्ट रहेगा आप ऑप्शंस यूज करें. अब चलिए सॉल्व करके आप देखेंगे, यू विल फिगर आउट दैट 8 इज द करेक्ट आंसर. अब मैं आपको बता भी देता हूं कि वेरीफाई कैसे करना है. अगर आप r की जगह 8 पुट करोगे तो यहां पर आ जाएगा 530 अपॉन 1.08 एंड विल गेट 594 डिवाइडेड बाय 1.08 का स्क्वायर. अब मैं वेरीफाई करके देख लेता हूं क्या इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नाउ 530 अपॉन 1.08 स्टूडेंट्स इज अप्रोक्सीमेटली 491 और 594 डिवाइडेड बाय 1.08 का स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 509 के आसपास. एंड दिस एड्स अप टू 1000. तो 8 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. Okay, students, so let us look at this question. The equations 3x square minus 5x plus p is equal to 0 and 2x square minus 2x plus q is equal to 0 have one common root. The sum of the other roots of these two equations is. तो देखिए एक रूट तो कॉमन ही है, पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने रूट्स ले लिए स्मॉल ए स्मॉल बी, और दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने रूट्स ले लिए स्मॉल ए और स्मॉल सी, है ना. वन ऑफ द रूट्स इज कॉमन, उसको मैंने ए मान लिया. अब देखिए सबसे पहली चीज है आप सीधा सम और प्रोडक्ट लगाएं, है ना, ये तो कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा. तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो पहली इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे, a प्लस बी, दैट वुड बी 5/3 स्टूडेंट्स. और दूसरी वाली क्वाड्रेटिक से अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं सो a प्लस सी स्टूडेंट्स विल बी -(-2/2) दैट इज 1. अब याद रहे मुझे जो बाकी दोनों रूट्स है ना उनका सम निकालना, मतलब मेरे को निकालना क्या है पहले मैं यहां लिख लेता हूं, आई हैव टू फाइंड b प्लस सी. तो देखिए यहां से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं a के टर्म्स में. आई कैन से b विल बी इक्वल टू 5/3 माइनस a. b इज इक्वल टू 5/3 माइनस ऑफ a. याद रहे मुझे b प्लस सी निकालना है. और यहां से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स, दैट वुड बी 1 माइनस a. चलिए ये चीज हमने फिगर आउट कर ली. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करके देखते हैं. तो पहली क्वाड्रेटिक से स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे, a इंटू बी विल बी इक्वल टू c/a मतलब p/3. और दूसरी जो इक्वेशन है वहां से a इंटू सी आ जाएगा विच विल बी q/2. अब देखो मैंने b की वैल्यू a के टर्म्स में निकाली हुई है ना, मैंने b की वैल्यू a के टर्म्स में निकाली हुई है, तो b की जगह मैं लिख दूंगा 5/3 माइनस a. b की जगह मैं लिख रहा हूँ 5/3 माइनस a, सो आई गेट a इंटू 5/3 माइनस ऑफ a एंड दिस इज इक्वल टू p/3.
और यहां से स्टूडेंट्स मैंने c को लिख लिया a के टर्म्स में 1 माइनस है, सो आई गेट a इंटू c की जगह मैंने लिख लिया 1 माइनस है, सो a इंटू 1 माइनस a विल बी q/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 - 3 आ जाएगा ना। डिनोमिनेटर में 3 दोनों जगह आ रहा है, तो 3 मैंने कैंसिल कर दिया। सो आई गेट 5 टाइम्स a माइनस 3a का स्क्वायर, है ना। 5a माइनस 3a² विल बी इक्वल टू p। और दूसरे से मेरे पास आ जाएगा a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू q/2। अब देखो मैं कोशिश करूंगा ए स्क्वायर को एलिमिनेट कर दूं, राइट, क्योंकि मैंने सारी चीजें एक के टर्म्स में निकाली। आई ट्राई टू एलिमिनेट ए स्क्वायर। तो अगर मैं ए स्क्वायर एलिमिनेट करना है, मैं दूसरी वाली इक्वेशन को, स्टूडेंट्स दूसरी वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो आई राइट इट हेयर 5a माइनस 3a² इज इक्वल टू p। और दूसरी वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई गेट 3a माइनस 3a² इज इक्वल टू 3q/2। अब पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, सो आई गेट 2a इज इक्वल टू p माइनस 3q/2। फाइनली देखो मुझे b प्लस सी निकालना था। b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? b प्लस सी की वैल्यू a के टर्म्स में आ रही है 5/3 प्लस 1। 5/3 प्लस 1 दैट इज 8/3 माइनस ऑफ 2a। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और 2a की वैल्यू भी मैंने निकाल ली है स्टूडेंट्स। 2a की जगह मैं पुट कर दूंगा p माइनस 3q/2। सो दिस विल गिव मी 8/3 माइनस ऑफ p प्लस 3q/2। This will be my correct answer. 8/3 minus p plus 3q/2. You can see students, option 3 will be the correct answer. I hope ये question आप सबको clear है. Okay students, so let us look at this question. Ratio of expenditures of Lakshmi and Meenakshi is 2:3. Ratio of income of Lakshmi to expenditure of Meenakshi is 6:7. पहले यार इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। आप ध्यान से देखें, मीनाक्षी का एक्सपेंडिचर यहां भी दिया हुआ है विच इज 3 पार्ट्स, और मीनाक्षी का एक्सपेंडिचर यहां भी दिया हुआ है विच इज 7 पार्ट्स। तो सबसे पहले इसको सेम कर लेते हैं, 3 और 7 का मल्टीपल ले लेते हैं 21। सो आई मेक दिस 21 एंड दिस 21 एज वेल। तो एक्सपेंडिचर ऑफ लक्ष्मी टू एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी रेशियो इज 2:3, राइट। इसको हमने 21 माना है। सो 3 इंटू 7 इज 21, दैट मीन्स 2 इंटू 7 इज 14। तो लक्ष्मी का एक्सपेंडिचर 14 आ जाएगा। अनदर इंफॉर्मेशन वी हैव इज इनकम ऑफ लक्ष्मी टू एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी। दिस रेशियो स्टूडेंट्स इज 6:7। याद है मैंने इसको 21 लिया है। सो 7 इंटू 3 इज 21, दैट मीन्स 6 इंटू 3 इज 18। आगे वो कह रहे हैं कि उनकी सेविंग्स का रेशियो 4:9 है। अब देखिए सेविंग्स का रेशियो 4:9 है। जो हमने वैल्यूज ली है वहां पर आप देखें, जो लक्ष्मी की सेविंग आ रही है वो 4 आ रही है, और यहां पर भी लक्ष्मी की सेविंग 4 ही गिवन है। तो बेसिकली आई कैन से इफ दिस डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 4, है ना। So if savings of Lakshmi is 4, that means savings of Meenakshi has to be 9, क्योंकि जो रेशियो में वैल्यू गिवन थी वही हमारी भी वैल्यू आ रही है। तो दैट मीन्स मीनाक्षी की जो सेविंग होगी इट हैज टू बी इक्वल टू 9। तो अब देखिए अगर मीनाक्षी की सेविंग 9 है और मीनाक्षी का एक्सपेंडिचर 21 है, सो व्हाट विल बी द इनकम ऑफ मीनाक्षी? इनकम ऑफ मीनाक्षी विल बी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स विच कम्स आउट टू बी 30। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ देयर इनकम्स। तो लक्ष्मी की इनकम कितनी है? 18, और मीनाक्षी की इनकम कितनी आई है? 30। सो आंसर विल बी 18:30, दैट मीन्स 3:5। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। Okay students, so let us look at this question. Log of x square with base 64 log root y base 8 plus 3 times log of root y into z base 512 is equal to 4, where x, y, z are positive real numbers, then the minimum possible value of x plus y plus z. देखो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कर सकते थे अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जो हर एक टर्म में बेस लिया हुआ है वो 8 to the power समथिंग है, राइट। सो आई कैन राइट फर्स्ट टर्म एज log x square
एंड 64 इज 8 का स्क्वायर, तो बेस में आ जाएगा 8 का स्क्वायर. सेकेंड टर्म आई विल राइट एज इट इज लॉग रूट वाई विद बेस 8. थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स लॉग ऑफ रूट ऑफ वाई इंटू जेड. स्टूडेंट्स नाउ 512 इज 8 का क्यूब, और ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 4 के बराबर. आई होप आप सबको पता है ये चीज कि आर्ग्यूमेंट की पावर फ्रंट में आ जाती है, बेस की पावर का रेसिप्रोकल फ्रंट में आ जाता है ना. तो ये जो x की पावर में नंबर आ रहा है विच इज 2, ये फ्रंट में चला जाएगा. 8 की पावर में जो नंबर 2 आ रहा है उसका रेसिप्रोकल फ्रंट में चला जाएगा. तो बेसिकली ये 2 इंटू 1/2 विल बिकम 1. सो फाइनली वी विल बी लेफ्ट विद लॉग ऑफ x विद बेस 8 ओनली. सेकेंड टर्म को मैंने एज इट इज लिख लिया लॉग रूट y विद बेस 8. अगेन नाउ 8 का क्यूब है, बेस की पावर बेस में पावर 3 आ रही है. 3 का रेसिप्रोकल 1/3. 1/3 फ्रंट में जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू 1/3 विल बिकम 1. सो वील बी लेफ्ट विद लॉग रूट वाई इंटू जेड एंड बेस विल बी 8. इन तीनों का सम है 4 के बराबर. देखिए 3 लॉग्स ऐड हो रहे हैं, बेस सेम है, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो आई कैन से इट विल बिकम लॉग ऑफ x इंटू रूट वाई इंटू जेड, दैट मीन्स एक्स वाई जेड, एंड बेस इज 8 हेयर. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4. अब लॉग हटाएंगे तो एक्स वाई जेड प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट वुड बी 8 टू द पावर 4. अब देखिए जिन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है उन्हीं का मिनिमम सम पूछा है. जिनका प्रोडक्ट गिवन है उन्हीं का मिनिमम सम पूछा है. तो उसके लिए आप ए एम जी एम भी लगा सकते हैं, बिना ए एम जी एम के भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिनका प्रोडक्ट गिवन है उन्हीं का अगर मिनिमम सम पूछा तो वो कब आएगा, व्हेन ईच ऑफ द नंबर्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, जब सब एक दूसरे के बराबर होंगे. नाउ दिस इज एक्चुअली स्टूडेंट्स आई कैन से 2 क्यूब की पावर 4, दिस इज 2 टू द पावर 12. तो तीन चीजों को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 12 आ रहा है, और तीनों ही बराबर है, मतलब सबकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी. आई कैन से एक्स विल बी इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4. तो सम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4. सो स्टूडेंट्स 48 विल बी दी करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन 3. आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर. Okay students, so the question is a certain amount of money was divided among P, M, R and S. P received 20% of the total amount and M received 40% of the remaining amount. पहले इस इंफॉर्मेशन को यार यूज कर लेते हैं. पी रिसीव्ड 20% ऑफ द टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट को स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट को मैंने 100 ही मान लिया क्योंकि सब कुछ परसेंटेज के टर्म्स में है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी वेरिएबल बेटर टू एज्यूम सम वैल्यू. तो पी को 20% मिला है, तो पी को कितना मिला, 20 मिला. एम को कितना मिला, 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, दैट मीन्स 40% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 80. सो एम को मिला 32. Now S received 20% less than P, so that means S received 80% of P. I can say that means 16. और बाकी जो शेयर बच गया वो R का हो जाएगा. तो R का शेयर कितना आ जाएगा यार, 100 माइनस P प्लस M प्लस N, P प्लस M प्लस S. सो 20 प्लस 32 प्लस 16, ये मैंने 100 में से माइनस कर दिया, R का शेयर आ गया. Now 20 plus 32 students is 52. 52 plus 16 is 68. R की वैल्यू स्टूडेंट्स 32 आ गई. हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड बाय P एंड R. P और R का रेशियो निकालना है, तो 20:32. दिस विल बी द आंसर. 4 into 5, 4 into 8. 5:8 स्टूडेंट्स. ऑप्शन फोर्थ विल बी दी करेक्ट आंसर. बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आप सबने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. Okay students, so let us look at this question. Let A, B, C, D, E, F be a regular hexagon and P and Q be the midpoints of AB and CD respectively. Then the ratio of areas of trapezium PBCQ and hexagon ABCDEF is. तो पहले यार हेक्सागन बना लेते हैं. So let this be A, this be B, C, D, E and F. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of CD. तो हमें रेशियो निकालना है ट्रेपेजियम के एरिया का. ट्रेपेजियम पी बी सी क्यू, लेट्स जॉइन पी एंड क्यू.
और हेक्सागन का एरिया विच इज ए बी सी डी ई एफ, है ना। इनके एरियाज का रेशियो हमें निकालना है। अब देखो इसको करने के कई तरीके हैं, एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। लॉन्गेस्ट डायगोनल्स आप बना ले, है ना। तीन लॉन्गेस्ट डायगोनल बनेंगे जब हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे हेक्सागन के। तो अगर मैं ए और डी को ज्वाइन करूं, दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल्स। सिमिलरली बी और ई को ज्वाइन करूं, सी और एफ को ज्वाइन करूं। देखिए जब हम तीन डायगोनल्स बनाते हैं तो क्या होता है, छह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। आई होप ये आप सबको पता है कि छह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। लेट्स टेक दिस पॉइंट टू बी ओ। अब आप सिर्फ ए ओ बी वाले ट्रायंगल पे फोकस करें, ओके। सिर्फ ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे फोकस करें, ए ओ बी पे। अब क्योंकि पी मिड पॉइंट है तो ये लाइन, हाँ मतलब ये ओ बी का मिड पॉइंट को ही ज्वाइन करेगी। ये भी ओ बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आप सबको पता ही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, और ये एंगल तो बराबर ही है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आई कैन से विल बी 1:2। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि बीपी इज हाफ ऑफ ए बी, है ना, बीपी इज हाफ ऑफ ए बी। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर 1:2 है, तो कहने से छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, स्टूडेंट्स, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल एरिया का रेशियो विल बी 1:4, क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आ जाता है। तो अगर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया मतलब 1 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 4 हो जाएगा। तो कहने से ये जो नीचे है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसका एरिया 3 हो जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। Using the same logic, students, I can say for triangle OBC, for triangle OBC, if I use the same logic, I can say this area will be 1, this area will be 3. And similarly, students, for triangle OCD, I can say this area will be 1 and this area will be 3. अब आप देखिए ट्रिपीजियम का एरिया कितना आ रहा है, जो ट्रिपीजियम हमें चाहिए PBCQ, उसका एरिया आ रहा है 1+3+1, है ना। PBCQ एरिया इज कमिंग आउट टू बी 5। एंड कहने से स्टूडेंट्स हेक्सागन का हाफ है ना, मैंने अभी हेक्सागन का हाफ पोर्शन लिया है। हेक्सागन के हाफ पोर्शन का एरिया देखो कितना आ रहा है, 4+4+4, है ना, तीन इक्विलेटर ट्रायंगल। तीन इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 12। तो पूरे हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे हेक्सागन का एरिया 12 का डबल हो जाएगा, 24। सो आंसर विल बी ऑप्शन 3, 5:24। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, students, so let us look at this question. If m and n are integers such that m plus 2n into 2m plus n is equal to 27, then maximum possible value of 2m minus 3n is. अब देखिए पहले एक चीज समझिए कि m और n इंटीजर है, तो मतलब ये भी इंटीजर है, राइट, और ये भी इंटीजर है। अब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके 27 आ रहा है, तो याद रहे अब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज मत भूलना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो 27 कैसे आना चाहिए, दो पॉजिटिव चीजों को मल्टीप्लाई करके या दो नेगेटिव चीजों को मल्टीप्लाई करके। अब देखिए केसेस कई बन सकते हैं, 1:27, है ना, 3:9, या -1:-27, -3:-9। इस तरीके से पहले मैं आपको सिर्फ एक केस लेके बताता हूँ कि आप कुछ केसेस तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लो मैंने m+2n की जगह, m+2n की जगह मान लो मैंने 1 पुट किया, ओके। 2m+n will become 27 because 1:27 is 27। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आप देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 टाइम्स m+n आ जाएगा। इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, नाउ 3 टाइम्स m+n स्टूडेंट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि m और n इंटीजर है। लेकिन यहां आप देखिए जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 3 टाइम्स m+n कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये 1:27 वाला केस, ये तो हम ले ही नहीं सकते। आई होप मेरी बात सबको क्लियर है। सो यू शुड नॉट टेक 1:27 वाला केस। चलिए अब उसके अलावा क्या केस रह गया, 3:9 रह गया। अब मान लो मैंने इसकी जगह 3 पुट किया, इसकी जगह 9 पुट किया। अब ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं यहां लिख के बताता हूं आपको, m+2n, इसकी जगह मैंने 3 पुट किया, 2m+n, इसकी जगह मैंने 9 पुट किया। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ गया, 3 टाइम्स m+n इज इक्वल टू 12 आ गया। मतलब m+n 4 आ गया। अब देखिए m+n 4 आ गया है, राइट।
अब या तो मैं 2m+n में से इसको माइनस कर दूं, है ना, 2m+n में से इसको माइनस कर दूं, तो मैं सीधा कह सकता हूं m की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, m कम्स आउट टू बी 5। m की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर m 5 है तो यहां अगर मैं 5 पुट कर दूं तो आप देखिए n की वैल्यू आ जाएगी -1। तो मेरे पास ये एक पॉसिबिलिटी आ गई, जब m 5 है तो n -1। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये वाला केस लेते हो ना, 9 × 3 वाला, इसको यार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये m और n की वैल्यूज यही आएंगी, बस ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब this particular case students will give you m is equal to -1 and n is equal to 5। m और n की वैल्यूज वही आएंगी लेकिन अब इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, कि समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन देखो स्टूडेंट्स, ओरिजिनल इक्वेशन अगर आप देखें, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर आप m को n से रिप्लेस करो और n को m से रिप्लेस करो, आप देखें इक्वेशन चेंज नहीं होगी। अगर आप यहां पर m की जगह n पुट कर दो और n की जगह m पुट कर दो, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट दीज टू टर्म्स ओनली। क्योंकि फिर ये वाला टर्म हो जाएगा 2n+m और ये वाला टर्म हो जाएगा n+2m। तो टर्म्स अभी भी वही आएंगे जो पहले आ रहे थे। अगर आप m को n से रिप्लेस करो, n को m से रिप्लेस करो, तो जो m और n की वैल्यूज पहले आ रही थी अभी भी वही आएंगी, बस वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो m5 आ रहा था, n-1 आ रहा था, अब दूसरे केस में m-1 हो जाएगा और n5 हो जाएगा। तो मुझे बार बार केस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब याद रहे एक केस और भी रहता है जब दोनों नेगेटिव है ना। तो मैं कोई भी एक केस ले लेता हूं। आई विल टेक दिस केस -3 × -9। तो मान लेते हैं m+2n, ओके, m+2n इज -3 and 2m+n is minus of 9। If I add, I'll get 3 times m plus n will be equal to minus of 12। That means m plus n students will be minus of 4। ये 2m plus n में से अगर मैं m plus n को माइनस कर दूं स्टूडेंट्स, so I'll get m is equal to -9 + 4 -5 आ जाएगा m। और अगर m -5 है स्टूडेंट्स तो n कितना आ जाएगा, n will be equal to 1। अब याद रहे अगर आप -9 -3 वाला केस लेते, वैल्यूज यही आएंगी, बस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। अब मैं कह सकता हूं कि दूसरे केस में मेरा m1 हो जाएगा और n-5 हो जाएगा। बस अब मुझे चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2m-3n। देखें ये 4 केस बन रहे हैं। तो अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो आप देखो 2m-3n कितना आ रहा है, 2 × 5 is 10। ओके, 2 × 5 is 10, -3 × -1 is 3। दिस विल गिव 10 + 3 विच इज 13। इफ आई टेक दिस केस स्टूडेंट्स, देखिए ये तो नेगेटिव में आ रहा है, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। वैसे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × -1 इज -2, -2 -15 इज -17। एंड इफ आई टेक दिस केस स्टूडेंट्स, सो 2m मतलब -10, -10 -3 is -13। And students, if I take this particular case, so I'll get 2, 1 × 2 is 2, -3 × -5 is +15। So 2 + 15 students 17। आप देखें चारों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 17। 17 will be the correct answer। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। Okay, students, so let us look at this question. An item with a cost price of rupees 1650 is sold at a certain discount on a fixed mark price to earn a profit of 20% on the cost price. If the discount was doubled, the profit would have been rupees 110। Rate of discount in percentage at which the profit percentage would be equal to the rate of discount is nearest to। तो यार गिवन इंफॉर्मेशन को पहले यूज कर लेते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 1650 और वो कह रहे हैं कुछ डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% प्रॉफिट है, विच मीन्स 20% ऑफ 1650 दैट इज 165 का डबल 330। तो यहां से मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा यार। सेलिंग प्राइस कम्स आउट टू बी 1980। अब वो कह रहे हैं अगर डिस्काउंट को डबल कर दें, प्रॉफिट वुड हैव बीन 110। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इससे क्या हमें पता लग रहा है, पहले प्रॉफिट 330 का था, अब 110 का। इसका मतलब है एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना दिया है।
क्योंकि देखिए प्रॉफिट कम होने का रीजन ही ये है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, तो प्रॉफिट हमारा कितने से कम हो रहा है, 220 से कम हो रहा है। इसका मतलब है 220 का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया है, जितना पहले दे रहे थे उतना और दे दिया है, तभी तो डबल हुआ है। तो इसका मतलब है क्योंकि 220 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट डबल हो जाता है, दैट मीन्स जो ओरिजिनल डिस्काउंट था स्टूडेंट्स, वो भी 220 का ही था, क्योंकि पहले भी 220 का था, अब 220 का और दे दिया, तो इसलिए डबल हो गया। तो दैट मीन्स ओरिजिनल डिस्काउंट 220 का था। बस ये एक हिंट दिया हुआ है आपको, ताकि आप मार्क प्राइस कैलकुलेट कर सके। नाउ आई नो सेलिंग प्राइस, आई नो डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 1980 प्लस 220 विच कम्स आउट टू बी 2200। अब आगे वो बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डिस्काउंट इन परसेंटेज एट विच द प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं डिस्काउंट परसेंटेज, it is given that it is equal to the profit percentage, let it be x%। आई होप आप सबको पता ही है अब स्टूडेंट्स कि जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है ना, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो आई कैन से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दैट वुड बी कॉस्ट प्राइस विच इज 1650 प्लस प्लस x% ऑफ 1650। तो उसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, 1650 इंटू 1 + x/100, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। ऐसे ही सेलिंग प्राइस में दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, मार्क प्राइस, राइट। मार्क प्राइस से भी निकाल सकता हूं, मार्क प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट दे दूं, मार्क प्राइस को कम करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर 2200, और डिस्काउंट कितना है x% का। सो 2200 माइनस x% ऑफ 2200 विल गिव यू द सेलिंग प्राइस। सो आई कैन से सेलिंग प्राइस विल बी 2200 इंटू 1 - x/100। तो सेलिंग प्राइस को मैं कॉस्ट प्राइस के भी टर्म्स में निकाल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस को मैं मार्क प्राइस के भी टर्म्स में निकाल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस अब आप इक्वेट कर दें, सो विल गेट 1650 इंटू 1 + x/100 विल बी इक्वल टू 2200 इंटू 1 - x/100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए जीरो जीरो गेट्स कैंसिल्ड, 55 से जा रहा है इंटू 3, 55 से जा रहा है इंटू 4, 100 भी एलसीएम ले ले तो 100 कैंसिल हो जाएगा, आई गेट 3 टाइम्स 100 प्लस एक्स will be equal to 4 times 100 minus x. And now students, if I solve it, I'll get 300 plus 3x is equal to 400 minus 4x. Finally, students, you can see we'll get 7x as 100. That means x is equal to 100 upon 7. So which is very close to 14.28, right? So we can mark 14 as the correct answer. I hope ये question आप सबको clear है. Okay, students, so let us look at this question. If a, b, c, and d are integers such that their sum is 46, then minimum possible value of a minus b का whole square plus a minus c का whole square plus a minus d का whole square is. देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कुछ 6-7 साल पहले भी आ चुका है, राइट। लॉजिक बड़ा सिंपल है, ट्राई टू कीप द वेरिएबल्स एज क्लोज एज पॉसिबल, कोशिश करें उनको बराबर रखने की। अब देखो चार इंटीजर्स हैं, अगर मैं 46 को चार पार्ट्स में डिवाइड करूं सो आई गेट 11.5, बट मुझे तो इंटीजर्स लेने और 11.5 इज नॉट इंटीजर, तो मैं 11.5 से अगर कम लेता हूं सो आई टेक 11। अब बैलेंस आउट करने के लिए क्योंकि मैंने 11 लिया है तो दूसरा इंटीजर मुझे 12 भी लेना पड़ेगा। सिमिलरली द अदर टू इंटीजर्स आई टेक 11 एंड 12 एज वेल, है ना, क्योंकि मुझे नजदीक रखना है तो मैंने दो नंबर्स को 11 ले लिया और दो नंबर्स को 12 ले लिया, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वी हैव टू टेक देम डिफरेंट। अब देखिए आप चाहे ए की वैल्यू आप 11 पुट कर लो, चाहे आप ए की वैल्यू 12 पुट कर लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। मान लेते पहले केस में मैंने ए को 11 ले लिया और बाकी ये तीनों बी सी डी हो गए, तो उस केस में आप देखें आंसर कितना आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो 11 माइनस 12, -1 का स्क्वायर करूंगा 1 आ जाएगा, 11 माइनस 11 का स्क्वायर सो दैट वुड बी 0, 11 माइनस 12 का स्क्वायर अगेन -1 का स्क्वायर इज 1, सो यू विल गेट 2। एंड इवन स्टूडेंट्स इफ यू टेक ए एस 12, मान लेता हूं मैं 11 12 11 12, अब मैं ए को 12 ले लेता हूं,
उस केस में भी आप देखें 12 - 11, 12 - 11 मतलब 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 12 - 11 अगेन 1 का स्क्वायर इज 1, 12 - 12 अगेन स्टूडेंट्स विल गेट 0. You take any case, answer has to be 2. 2 will be the minimum answer. I hope the question आप सबको clear है. Okay students, so the question here is 9 की पावर में है x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 टाइम्स 3 to the power x square plus 2x minus 2 plus 27 is equal to 0. Product of all possible values of x's. पहले तो यार अगर आप पावर्स पे ऑब्जर्व करें, 9 की जो पावर है और 3 की जो पावर है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना. दी ओनली डिफरेंस इज कि ये वाली जो पावर है ये यहाँ वाली पावर से एक कम आ रही है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आई टेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, है ना. आई टेक दिस टू बी सम वेरिएबल, लेट्स से y. तो 9 की पावर y हो जाएगी -4 × 3 की पावर. अब देखिए 3 की जो पावर है ना वो इससे एक ज्यादा है, सो आई कैन से 3 की पावर में आ जाएगा y प्लस 1. नाउ स्टूडेंट्स 3 की पावर y प्लस 1 आई कैन से दैट वुड बी 3 पावर y इंटू 3. सो 3 पावर y प्लस 1 है तो मैंने लिख दिया 3 पावर y इंटू 3 पावर 1. आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है. प्लस 27 इज इक्वल टू 0. सो दिस नाउ स्टूडेंट्स बिकम 9 इज 3 का स्क्वायर, है ना. 9 इज 3 का स्क्वायर, सो आई कैन राइट 9 पावर y एज 3 पावर 2y माइनस 12 इंटू 3 पावर y प्लस 27 इज इक्वल टू 0. वैसे तो जरूरत नहीं है वेरिएबल लेने की, बट मैं आपको फिर भी समझा देता हूं, आप वेरिएबल लेके चाहे कर लें. देखो अगर 3 पावर y को आप कोई वेरिएबल मान लो, 3 पावर y को अगर आप कोई वेरिएबल मान लो तो आप देखें क्वाड्रेटिक बन रही है. 3 पावर y इज z, सो आई कैन से 3 पावर 2y स्टूडेंट्स विल बी z का स्क्वायर. सो आई गेट z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 27 इज इक्वल टू 0. अब देखिए प्रोडक्ट 27 है और सम चाहिए -2, इट हैज टू बी -9 -3. मैं कह सकता हूँ z की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 9 और 3 आ जाएगी. अब z मैंने किसको लिया है, 3 पावर y को. सो 3 पावर y इज ईदर 3 और 9. दैट मीन्स 3 पावर y इज 3 पावर 1 और 3 का स्क्वायर. तो यहां से देखिए y की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास. y इज ईदर इक्वल टू 1 और 2. अब y मैंने किसको लिया, इसको लिया. तो एक इक्वेशन स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, विच विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और ऐसे ही दूसरा केस भी यहां लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 2, एंड दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहां से भी दो रूट्स आएंगे और यहां से भी दो रूट्स आएंगे, और उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. पहली बात तो आप देखो यहाँ x वैसे भी रियल आ ही रहा है ना, यहाँ भी x रियल आ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आप देखिए पॉजिटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव. यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव. तो यहाँ के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, हमें प्रोडक्ट निकालना है. यहाँ के जो रूट्स का प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी c/a. c/a मतलब -4/1. तो यहाँ के दो रूट्स का प्रोडक्ट है -4/1, यहाँ के दो रूट्स का प्रोडक्ट है -5/1. सो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर, -4 इंटू -5, क्योंकि चारों रूट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा. सो -4 इंटू -5, 20. ऑप्शन 3 will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Rita and Sneha can row a boat at 5 kilometers per hour and 6 kilometers per hour in still water, respectively. In a river flowing with a constant velocity, Sneha takes 48 minutes more to row 14 kilometer upstream than to row the same distance downstream. पहले यार इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं. स्नेहा को 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 48 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं, राइट, व्हेन कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम. अब स्नेहा की हमें स्पीड पता है स्टिल वाटर में, दैट इज 6. वाटर की स्पीड हमें नहीं पता है, लेट इट बी x किलोमीटर्स पर आवर. वाटर की स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर्स पर आवर. तो स्नेहा का जो अपस्ट्रीम का टाइम हुआ दैट वुड बी, डिस्टेंस इज 14 एंड स्पीड विल बी 6 माइनस x, और डाउनस्ट्रीम का जो टाइम होगा दैट वुड बी 14 अपॉन 6 प्लस x.
देखिए टाइम डिफरेंस है 48 मिनट्स। 14 जो है वो किलोमीटर में है, स्पीड्स को मैंने लिया किलोमीटर्स पर आवर में, तो टाइम जो मेरा आएगा वो आवर्स में आएगा। लेट्स कन्वर्ट 48 मिनट्स इनटू आवर्स, दैट वुड बी 48/60, दैट मींस 4/5। अब देखिए यार, एक तरीका तो ये है कि आप ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, लेकिन अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी होती तो आपको पता लग जाता कि वैल्यू पुटिंग से आप काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और x इज इक्वल टू 1 हमें सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा ना, और 7 14 का एक फैक्टर है। लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1 एंड वेरीफाई। 14 अपॉन, नाउ 6 माइनस 1 विल बिकम 5। मैं चेक कर रहा हूं कि क्या x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। And 14 upon 7 will be 2. And students, you can see 14 upon 5 minus 2, the difference is coming out to be 4/5. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। आगे क्वेश्चन में गिवन है रीटा स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन इन द रिवर, रिटर्न्स डाउनस्ट्रीम टू द सेम लोकेशन टेकिंग अ टोटल ऑफ 100 मिनट्स। अब हमें रीटा का डिस्टेंस निकालना है, और रीटा का टाइम हमें गिवन है 100 मिनट्स। डिस्टेंस को यार मैंने डी मान लिया, वन साइड डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया, तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, डी अपॉन, राइट। नाउ रीटा की स्पीड है 5, पानी की स्पीड है 1, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड विल बी 4, तो डी अपॉन 4, दिस विल बी द टाइम टेकन बाय रीटा फॉर अपस्ट्रीम। ऐसी डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, डी अपॉन 5 प्लस 1, दैट मीन्स डी अपॉन 6। दिस इज द टोटल टाइम एंड दिस इज गिवन एज 100। 100 को यार आवर्स में कन्वर्ट कर लें, 100 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, we'll get 5/3. So students, from here we'll get LCM as 12, और 3D plus 2D हमारे पास 5D आ जाएगा। 5D/12 is equal to 5/3. You can see 5 gets cancelled. D comes out to be 4. ये वन साइड का डिस्टेंस आया, हमें टोटल डिस्टेंस पूछा, आंसर विल बी 4 + 4, और यू कैन से 4 into 2. सो स्टूडेंट्स 8 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। Okay, students, so let us look at this question. A mixture of coffee and cocoa, 16% of which is coffee, costs rupees 240 per kg. Another mixture of coffee and cocoa, of which 36% is coffee, costs rupees 320 per kg. New mixture of coffee and cocoa cost rupees 376 per kg. Then the quantity of coffee in 10 kg of the new mixture is. तो यार 10 kg मिक्सचर में हमें बताना है कितनी कॉफी होगी। देखिए, एक तरीका है, आप दो वेरिएबल ले, दो इक्वेशन बनाए, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आई टेल यू द इजियर मेथड। कॉफी की परसेंटेज देखें, पहले केस में गिवन है 16%, और उस केस में जो प्राइस है दैट इज 240 पर केजी। दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि कॉफी की परसेंटेज 36 है, प्राइस इज 320 पर केजी। फाइनली हमें गिवन है कि प्राइस इज 376 पर केजी। नाउ जस्ट सी हियर स्टूडेंट, 16% से 36%, 16% से 36% कितने परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज है, इंक्रीज ऑफ 20 परसेंटेज पॉइंट्स। प्राइस में देखें आप कितना इंक्रीज है, प्राइस में 80 का इंक्रीज है। नाउ जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड, 20 परसेंटेज पॉइंट्स इज इक्विवेलेंट टू 80 रुपीज। आई कैन से 1 परसेंटेज इंक्रीज विल बी इक्वल टू 4 रुपीज। अब प्राइस में 320 से 376 कितने का इंक्रीज हो गया, प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है दैट इज ऑफ 56 रुपीज। सो स्टूडेंट्स 1 परसेंटेज पॉइंट इज इक्वल टू 4 रुपीज, है ना, तो 56 रुपीज कितने परसेंटेज पॉइंट्स के बराबर हो जाएगा, 4 into 14 इज 56। सो 14 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज होना चाहिए कॉफी में। सो 36% से 14 परसेंटेज पॉइंट्स हमने बढ़ा दिया, इट विल बिकम 50%। 50% आ जाएगा कॉफी। दैट मीन्स व्हेन द प्राइस इज 376 पर केजी, कॉफी की जो परसेंटेज है दैट वुड बी 50%। तो यार अगर 50% कॉफी है 10 केजी के मिक्सचर में, तो कितने केजी कॉफी होगी, 5 केजी। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। Okay students, so let us look at this question. Two tangents drawn from a point P touch a circle with center O at points Q and R. Points A and B lie on PQ and PR respectively, such that AB is also a tangent to the same circle. If angle AOB is 50, then angle APB in degrees equals. So let's draw the figure.
तो ये वो सर्कल है, इस पे हमने दो टेंजेंट बना दिए. लेट दिस पॉइंट बी पी, दिस पॉइंट बी क्यू, दिस बी आर, सर्कल का सेंटर ओ. हमें ये भी गिवन है कि ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट वेयर ए इज ऑन पी क्यू एंड बी इज ऑन पी आर. तो मान लेते हैं ये वो टेंजेंट है. अब देखिए टेंजेंट और सर्कल, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मैंने टी मान लिया. दिस इज ए एंड दिस इज बी. और हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी इज 50. ए ओ बी इज 50. हमें एंगल ए पी बी बताना है. अब देखिए इस पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तब आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे. देखिए रेडियस और टेंजेंट 90 का एंगल बनाते हैं. सो ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया, ओ आर को ज्वाइन कर दिया. अब मुझे पता है कि ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है. अब देखिए बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एंगल ओ ए बी है 50 है. ये जो पूरा एंगल होगा स्टूडेंट्स, क्यू ओ आर, ये 50 का डबल होगा. ओके, ये 50 का डबल होगा 100. अगर आपको ये पता था कि ये 100 होगा तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आधा मिनट भी नहीं लगेगा. अब इसके पीछे का लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. मान लो मैंने ओ से टी को ज्वाइन कर दिया. ओके, मैंने ओ से टी को ज्वाइन कर दिया. अब रेडियस और टेंजेंट तो 90 का एंगल बनाते ही है, राइट. अब आप देखिए ओ क्यू ए जो ट्राइंगल है, ओ क्यू ए, ओ क्यू ए जो ट्राइंगल है एंड ओ टी ए जो ट्राइंगल है, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है. देखिए कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि ओ क्यू ओ टी बराबर है रेडियस, ओ क्यू और ओ टी बराबर है रेडियस. ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम एक सर्कल पे दो टेंजेंट बनाए दोनों की लेंथ बराबर, तो आई कैन से दिस लेंथ ए क्यू एंड दिस लेंथ ए टी. ए क्यू और ए टी भी बराबर हो जाएंगे. और देखिए ओ ए दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, ओ ए साइड दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है. तो आप देखिए जो ऊपर वाले ट्राइंगल की तीन साइड्स है वही नीचे वाले ट्राइंगल की भी तीन साइड्स. इसका क्या मतलब है कि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके एंगल्स भी सेम होंगे. मतलब अगर ये वाला एंगल स्टूडेंट्स एक्स है तो फिर ये वाला एंगल भी एक्स है. एंड स्टूडेंट्स यूजिंग द सेम लॉजिक, यूजिंग द सेम लॉजिक आई कैन से दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल स्टूडेंट्स, है ना, ये दो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो अगर ये एंगल y है तो फिर ये एंगल भी y है. अब आप देख सकते हैं x प्लस वाई 50 है. अब अगर x प्लस वाई 50 है स्टूडेंट्स, तो ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल है ये 50 का डबल ही होगा ना, 100, बिकॉज इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई. सो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू डबल ऑफ 50 विच इज 100. तो स्टूडेंट्स अगर मुझे पता है कि ये पूरा एंगल 100 है, एंगल क्यू ओ आर is 100. Now the question is very easy. Now just focus on this quadrilateral. ये quadrilateral पे ध्यान दें आप. ओ क्यू पी आर, ओ क्यू पी आर क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल्स का सम 360 होना चाहिए. देखिए 90 यहां से आ गया और 90 यहां से आ गया, 180 तो यही हो गया. 180 तो इन दोनों एंगल से आ गया ना, मतलब बाकी दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, तभी तो 360 बनेगा. एंड दिस वी नो इज इक्वल टू 100. एंड स्टूडेंट्स इफ दिस इज इक्वल टू 100, तो जो हमें एंगल चाहिए वो कितना हो जाएगा, दिस हैज टू बी 80 डिग्रीज, राइट. 90 प्लस 90 इज 180 एंड दिस कंप्लीट इज 100. सो 100 प्लस 80 विल बी इक्वल टू 180. सो 80 इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है. Okay, students, so the question is let A and be the nth term of a decreasing infinite geometric progression if A1 plus A2 plus A3 is equal to 52 and A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A1 is 624, then sum of this geometric progression is. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कंडीशन गिवन है. डिक्रीजिंग इनफाइनाइट जीपी मतलब आर जो है स्टूडेंट्स वो एक बेसिकली फ्रैक्शन होगा, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, देन ओनली इट विल डिक्रीज.
जीपी में टर्म्स होते हैं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैंने A1 की जगह ए पुट कर दिया, A2 की जगह मैंने ए आर ले लिया, A3 की जगह मैंने ए आर स्क्वायर ले लिया। तो यार पहली इक्वेशन तो हमारे पास यहां से आ जाएगी, a plus ar square is equal to 52. So if I take a common, I'll get a into 1 plus r square is equal to 52. अब a और ए आर को मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर आर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर दूं तो a स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दूं तो a स्क्वायर आर क्यूब आ जाएगा। और इसका सम स्टूडेंट्स हमें गिवन है 624। अब आप यहां से देखिए, मैं ए स्क्वायर आर कॉमन ले सकता हूँ। इफ आई टेक ए स्क्वायर आर कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट, आई विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 624, राइट। और एक इक्वेशन हमने पहले ही बनाई हुई है, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 52। तो ये दो कंडीशन है हमारे पास, ये दो इक्वेशन आ गई थी, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। नाउ सी इफ वी डिवाइड, 1 प्लस आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, a gets cancelled, 52 into 12 is 624। तो आप देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a into r आ जाएगा। Now students, a into r is coming out to be 12। Now let's use this। अब a into r अगर 12 है स्टूडेंट्स, कहने से a will be equal to 12 by r। a is equal to 12 by r। अब ये 12 by r मैंने यहां पुट कर दिया a की जगह। So I'll get 12 by r into 1 plus r square is equal to 52। ये 12 को मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊंगा। ओके, सो 1 by r into 1 is 1 by r, 1 by r into r is 1, and 1 by r into r square is r। and students, this is 52 by 12। 52 by 12 मतलब 13 by 3। और I can say r plus 1 by r will be equal to students 10 by 3। अब आप देखें यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं आर की, 3 और 1/3। 3 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इन डिक्रीजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब आर हैज टू बी बिटवीन 0 and 1। तो आर की वैल्यू देखिए 1/3 आ गई। अब आर की वैल्यू अगर 1/3 आ गई स्टूडेंट्स, तो यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1/3। दैट मीन्स ए कम्स आउट टू बी 36। तो स्टूडेंट्स, अगर ए 36 है और आर 1/3 है और इनफाइनाइट जीपी, तो सम कैसे निकालते हैं? सम टिल इंफिनिटी ए अपॉन 1 - r, है ना, ए अपॉन 1 - r। तो 36 अपॉन 1 - 1/3। सो स्टूडेंट्स, दिस विल बी 36 इंटू 3/2, विच कम्स आउट टू बी 54। सो स्टूडेंट्स, 54 विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन फोर्थ। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। Okay, students, so the question is, Ankita is twice as efficient as Bipin, while Bipin is twice as efficient as Chandan. All of them start together on a job and Bipin leaves the job after 20 days। तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं। देखिए, बिपिन की एफिशिएंसी चंदन के ट्वाइस है और अंकिता की एफिशिएंसी बिपिन के ट्वाइस है। तो चंदन की एफिशिएंसी मैंने मान ली, लेट्स से 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। तो बिपिन की जो एफिशिएंसी है दैट विल बी 2 यूनिट्स पर डे, और अंकिता की जो एफिशिएंसी है दैट विल बी 4 यूनिट्स पर डे। अब देखिए, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? दे आर डूइंग 7 यूनिट्स एवरी डे। तो देखिए 20 दिनों में उन्होंने कितना काम कर लिया होगा? 20 दिनों में उन्होंने कर लिया होगा 20 into 7, दैट मीन्स 140 यूनिट्स। अब 140 यूनिट्स हो गए हैं, बिपिन ने काम छोड़ दिया है, जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, मतलब बाकी 40 दिन किसने काम किया है? बाकी 40 दिन आप देखें ए और सी ने काम किया। तो अगर 40 दिन ए और सी काम करेंगे, ए और सी मिलके करते हैं 5 यूनिट, सो इन 40 डेज दे मस्ट हैव डन 40 into 5, 200 यूनिट्स। तो दैट मीन्स मैं टोटल वर्क बता सकता हूं, टोटल वर्क स्टूडेंट्स विल बी 200 + 140, दैट इज 340 यूनिट्स। क्वेश्चन में ये पूछने की, अगर यही 340 यूनिट्स चंदन ने करने हो तो उसको कितना टाइम लगेगा? आप देखिए, चंदन रोज का 1 यूनिट ही करता है और टोटल वर्क कितना है? 340 यूनिट्स।
So how much time Chandan will take? 340 upon 1. So 340 days Chandan will take. 340 will be the correct answer. काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था. आई होप ये सबको क्लियर है. Okay, students, so the question is the set of all real values of x for which x square minus of mod of x plus 9 plus x is greater than 0 is. देखिए जो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, बेस्ट रहता है आप ऑप्शन यूज करें, काफी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं. नाउ जस्ट लुक एट दी ऑप्शन स्टूडेंट्स. अगर मैं हर एक ऑप्शन के सेकंड वाले रेंज पे फोकस करूं, यहाँ 3 to infinity है, यहाँ 3 to infinity, यहाँ 9 to infinity, यहाँ 3 to infinity. ठीक है. तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 4. देखो 4 पुट करने का रीजन क्या है. देखो 4 यहां भी इंक्लूडेड है, यहां भी 4 इंक्लूडेड है ना, क्योंकि 3 to infinity के बीच में आएगा 4. यहां भी 4 इंक्लूडेड है, बट यहां 4 इंक्लूडेड नहीं है. तो पहले मैं x को 4 पुट करता हूं. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4, नाउ लेट अस सी वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी और नॉट. 4 का स्क्वायर इज 16, 4 प्लस 9 मतलब 13, 16 माइनस 13 प्लस 4, इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0. मतलब x इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है. तो ऑप्शन 3 डेफिनेटली गलत है, क्योंकि उन्होंने 4 को इंक्लूड नहीं किया है. ठीक है, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है. तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एवरी ऑप्शन. यहाँ -∞ to -9, यहाँ -∞ to -3, यहाँ -9 to -3. ठीक है, अब बेस्ट क्या रहेगा. अब मैं पुट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू -4. देखो -4 पुट करने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स. -4 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, -4 यहां भी इंक्लूडेड है, और -4 यहां भी इंक्लूडेड है ना. -4 क्या है, -3 से छोटा है. तो -∞ से -3 के बीच में भी -4 आ रहा है, -9 से -3 के बीच में भी -4 आ रहा है. लेकिन यहां -4 नहीं आ रहा ऑप्शन 1 में. तो पहले मैं x को -4 पुट करके देख लेता हूँ. नाउ इफ आई पुट x इज इक्वल टू -4, -4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स इज 16, माइनस मॉड के अंदर आप देखो क्या आ जाएगा. मॉड के अंदर आ जाएगा -4 + 9, मॉड के अंदर 5 आ जाएगा. 16 माइनस 5 माइनस ऑफ 4, एंड दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0. हाँ, तो -4 भी सेटिस्फाई कर रहा है. अब क्योंकि -4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -4 ऑप्शन 1 में इंक्लूड नहीं किया है, तो ऑप्शन 1 भी गलत है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ऑप्शन 1 भी गलत है. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस. ईदर द आंसर विल बी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4. अब आप देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ -∞ to -3 और यहाँ -9 to -3 है. तो मैं एक काम करता हूँ, -9 से छोटा नंबर पुट कर लेता हूँ. लेट्स पुट x इज इक्वल टू -10, क्योंकि -10 देखो इस रेंज में आ रहा है, -10 यहां नहीं आ रहा है ना. तो -10 पुट कर लेते हैं. सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू -10, नाउ स्टूडेंट्स -10 का स्क्वायर इज 100, माइनस मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, -10 + 9, विच इज मॉड के अंदर -1 मतलब 1 आ जाएगा. तो 100 - 1 माइनस ऑफ 10, एंड स्टूडेंट्स यस इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0. तो x इज इक्वल टू -10 इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. अब ऑप्शन फोर्थ में स्टूडेंट्स उन्होंने -10 को कंसिडर नहीं किया है, राइट. तो ऑप्शन फोर्थ भी डेफिनेटली गलत है. तो फाइनली माई आंसर विल बी ऑप्शन 2. तो यार ये बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का. आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है. Okay, students, so let us look at this question. Average number of copies of a book sold per day by a shopkeeper is 60 in the initial 7 days and 63 in the initial 8 days after the book launch. On the ninth day, she sells 11 copies less than the eighth day. And the average number of copies sold per day from second day to ninth day becomes 66 number of copies sold on the first day of the book launches. देखिए पहले 7 दिन की एवरेज गिवन है, तो 7 दिन का टोटल कितना हो जाएगा, 60 × 7 420. ओके, इट इज ऑल्सो गिवन कि पहले 8 दिन की एवरेज 63 है, तो 63 × 8 दैट मीन्स 504. तो आप देखिए अगर 8 दिन के टोटल में से मैं पहले 7 दिन का टोटल माइनस कर दूं, तो एट्थ डे की वैल्यू आ जाएगी. तो एट्थ डे की वैल्यू कितनी आ गई, 504 - 420, दैट मीन्स 84. अब वो कह रहे हैं नाइन्थ डे जो उसने सेल करी है, इट इज 11 लेस देन द एट्थ डे, सो 84 - 11, दिस विल बी 73. फर्दर इट इज गिवन नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड पर डे फ्रॉम सेकेंड डे टू नाइन्थ डे. तो सेकेंड डे टू नाइन्थ डे ये नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, दीज आर 8 डेज.
एवरेज इज 66, तो कहने से ये 8 दिनों का टोटल आ जाएगा मेरे पास, विच कम्स आउट टू बी 480 प्लस 48 विच इज 528। तो सेकेंड डे से लेकर नाइन्थ डे का टोटल है 528। और हमें पूछा गया है नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। अब देखिए फर्स्ट डे से लेकर नाइन्थ डे का भी तो टोटल पता है हमें। पहले 8 दिन का टोटल कितना है 504, नाइन्थ डे की वैल्यू कितनी है 73। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आई विल गेट द टोटल फ्रॉम फर्स्ट डे टू नाइन्थ डे। तो फर्स्ट टू नाइन्थ डे का टोटल कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 504 प्लस 73 विच इज 577। तो देखिए पहले 9 दिनों में से अगर आप सेकेंड डे और नाइन्थ, सेकेंड डे से लेकर नाइन्थ डे का टोटल माइनस कर दें, सो फर्स्ट डे की वैल्यू आ जाएगी। तो 577 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 528, तो ये हमें फर्स्ट डे की वैल्यू बता देगा। एंड स्टूडेंट्स दिस कम्स आउट टू बी 49। ओके, 49 is the correct answer. I hope this question is clear to everyone. Okay, students, so let us look at this question. Uh, in a triangle ABC, D and E are on the sides BC and AC respectively. BE and AD intersect at point T such that AD is to AT is 4 is to 3, BE is to BT is 5 is to 4. F lies on AC such that DF is parallel to BE, then BD is to CD. तो पहले फिगर बना लेते हैं यार। So this is A, this is B, this is C. D is on BC, E is on AC. Further, it is given AD and BE intersect at point T. So this be point T. अगर AD 4 है तो AT 3 है। ओके, सो AT 3 है तो AD 4 है, तो मतलब DT 1 हो जाएगा। सिमिलरली BE is to BT is 5 is to 4, BE is to BT is 5 is to 4। अगर BT 4 है, अगर BT 4 है तो BE 5 है, मतलब TE 1 हो जाएगा। ठीक है। Further, it is given F lies on AC such that DF is parallel to BE. DF is parallel to BE. तो D से एक लाइन बनाऊंगा जो BE के पैरेलल है। Okay, so this is DF। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। मुझे BD is to CD निकालना है। अब प्लीज ध्यान से देखें सब लोग, क्योंकि BE और DF पैरेलल है ना, BE और DF पैरेलल है। जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल ADF। ठीक है, ये लाल वाले ट्राइंगल पे आप फोकस करें। इस तरह का ट्राइंगल मैंने किया हुआ है। देखिए दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे एक दूसरे के। ATE ट्राइंगल, ATE ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ADF। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। ATE विल बी सिमिलर टू ADF। अब देखो मैंने TE को 1 ही मान लिया, हालांकि रेशियो है BT और TE का 4:1। आप चाहे तो 4x और x मान सकते हैं। मैंने BT और TE को 4 और 1 ही एज्यूम कर लिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Now just see here students, because ATE is similar to ADF, ATE is similar to ADF। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, राइट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कहने से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी 3:4। क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल में आप देखिए इसके सामने क्या आ रहा है 3, बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल एफ के सामने क्या आ रहा है, दिस कंप्लीट लेंथ दैट इज 4। इसके सामने 3 आ रहा है, इसके सामने 4 आ रहा है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी 3:4। देखिए एंगल ए तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है ना, एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। तो एंगल ए के सामने क्या आ रहा है टीई विच इज 1, टीई विच इज 1, 1/DF। क्योंकि टीई की वैल्यू को तो मैंने 1 ही कंसिडर किया है, तो 1/DF ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है विच इज इक्वल टू 3/4। तो आप देखें यहां से मेरे पास DF की लेंथ आ जाएगी, DF कम्स आउट टू बी 4/3। मतलब अगर मैं टीई को 1 मान रहा हूं तो DF दिस विल बी इक्वल टू 4/3। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने सिमिलैरिटी लगाई है ना
ये लाल वाले ट्राइंगल में। वैसे ही अब आप ये दूसरा ट्राइंगल देखें, लेट मी हाईलाइट इट विद अ डिफरेंट कलर। आई यूज लेट्स से ग्रीन कलर। ये वाला ट्राइंगल देखें अब सब लोग, बीईसी ट्राइंगल। सेम लॉजिक हम यहां भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि बीई और डीएफ पैरेलल है। बीई और डीएफ पैरेलल है तो कहने से ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। सी एफ डी विल बी सिमिलर टू सीई बी। ठीक है, आई होप मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं। Now, students, angle C is common for both the triangles. Angle C is common for both the triangles. Angle C के सामने आप देखिए क्या कौन सी लेंथ आ रही है। एंगल C के सामने जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 4/3। और बड़े वाले ट्राइंगल में आप देखें एंगल C के सामने क्या आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल C के सामने आ रहा है 5। तो छोटे वाले ट्राइंगल में इसके सामने 4/3, बड़े वाले ट्राइंगल में इसके सामने 5। ये हो गया कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। दिस इज द रेशियो ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने से स्टूडेंट्स दिस विल बी फर्दर इक्वल टू सी डी अपॉन बीसी। देखिए सी डी अपॉन बीसी क्यों, क्योंकि सी डी अपॉन बीसी भी तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो है। जस्ट लुक एट दिस एंगल स्टूडेंट्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप देखिए छोटे वाले ट्राइंगल में इसके सामने क्या आ रहा है, सी डी। बड़े वाले ट्राइंगल में इसके सामने क्या आ रहा है, BC. So this will be equal to students CD upon BC. And students this comes out to be 4/15. मतलब अगर CD की लेंथ 4 है, अगर CD की लेंथ 4 है तो पूरा BC 15 होगा। अगर पूरा BC 15 होगा तो BD कितना हो जाएगा, BD हैज टू बी 11। हमसे पूछा गया BD is to CD, so 11 is to 4। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर।